आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। नमस्कार, इन फोकस में आपका स्वागत है। आज करोड़ों ने अयोध्या में हुए आयोजन को देखा। उन्होंने प्रधानमंत्री को अयोध्या पहुंचते देखा। अयोध्या को मिले नए हवाई अड्डे से उनका रोड शो शुरू हुआ। भीड़ थी। करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। वहां से रुख किया शेषावतार मंदिर का। 11:15 बजे प्रधानमंत्री और आरएसएस के मुखिया राम जन्मभूमि मंदिर पर दिखाई दिए एक साथ। देखिए किस तरह एक समय पे प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में प्रवेश करते समय आरएसएस के मुखिया को आगे जाने दिया, खुद पीछे रहे। कुछ समय बाद आरती और पूजन में दोनों सहयोगी बने। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पीछे पीछे थे। फिर समय आया 11:55। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत उस यंत्र तक पहुंचे जिसको घुमाने से राम मंदिर के ऊपर शिखर पर ध्वज नीचे से शिखर तक पहुंचना था। 25 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त आ चुका था। सुबह 11:58 से दोपहर 12:30 तक का 32 मिनट का यह जो शुभ योग था, यह भगवान श्री राम के जन्म नक्षत्र अभिजात मुहूर्त से मेल खाता है। मंगल स्वास्ति गान के बीच में राम मंदिर पे ध्वजा आरोहण शुरू हुआ। ये अपनी स्क्रीन पर चलती वीडियो ध्यान से देखिए। मोहन भागवत आरएसएस मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के हाथ उस लीवर पर हैं जो ध्वजा को ऊपर भेज रहा है। नरेंद्र मोदी का अब चेहरा देखिए। धीरे धीरे जब पताका ध्वज ऊपर पहुंच गई तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनके हाथों में कंपन देखिए। पीछे भक्तों का जो जयघोष हो रहा था, बहुत शोर था, मगर ध्वजा की जो ऊपर जाने की आवाज थी वो कोई मिस नहीं कर रहा था। इन 3-4 मिनट और इनके वीडियो को मामूली फ्रेम नहीं समझिएगा। ये संघ की स्थापना के समय से देखे गए सपनों में से एक और का पूर्ण होना है। संघ ने बीजेपी को अपनी सियासी बाजू के तौर पे पैदा किया था। तमाम उतार चढ़ाव आए, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आई, नेता आए, नेता बदल गए, सरसंघ चालक आए, सरसंघ चालक चले गए, मगर उन 32 मिनट में वो जो शुभ मुहूर्त था राम मंदिर पे, वहां आरएसएस और बीजेपी ने एक सिग्नल दिया। साथ सपने देखते हैं, साथ मेहनत करते हैं और साथ उनकी पूर्ति में शामिल होते हैं। इस जोड़ी की सब नीतियों और तरीके सही नहीं है, इससे इत्तेफाकी नहीं हो सकती है, मगर ये जोड़ी देश की पॉलिटिकल रियलिटी है आज की। इनको हटाने के लिए विपक्ष को इनसे बेहतर चुनावी मशीन तैयार करनी होगी। मैं आपको यहां तक एक खास वजह से लाया हूं, ये भी बताने के लिए कि हर आज का एक बीता हुआ कल होता है। भविष्य की नींव इतिहास में मिलती है। आज अयोध्या में क्या हुआ वो सब बता रहे हैं, मगर मैं आपको 36 साल पहले हुए अयोध्या के एक घटनाक्रम के बारे में बताना चाहूंगा। यह कहानी है नींव से नभ की। मेरे शब्द को याद रखिएगा, नींव से नभ की। फ्रॉम द फाउंडेशन टू द स्काई। 25 नवंबर मंदिर निर्माण खत्म होने का इशारा है। इसकी एक शुरुआत भी थी। कहिए काफी दिनों से मैं अयोध्या और लखनऊ के चक्कर लगा रहा था। आज जहां एक विशाल भव्य मंदिर खड़ा है, वहां 36 साल पहले एक 7 फुट बटा 7 फुट बटा 5 फुट करीब का एक गड्ढा था,
जिसमें रामशिलाएं मंदिर की नींव के तौर पर रखी गई थीं। मैं ये भी बता दूं कि नवंबर महीने का राम मंदिर से गहरा नाता बन गया लगता है। याद करिए, 30 नवंबर 1858 एक मोहम्मद सलीम ने निहंग सिखों के जत्थे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करी। आरोप यह था कि मस्जिद के अंदर पूजा की गई। शीतल दुबे स्टेशन हाउस ऑफिसर थे अवध के। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि जो ये निहंग सिख हैं, फकीर खालसा पंजाब के रेजिडेंट हैं, इन्होंने हवन और पूजा करी गुरु गोविंद सिंह की। अब इसके चलते अंग्रेज सरकार बहुत नाराज हुई। उन्होंने क्या किया कि 7 फुट की एक चहारदीवारी बना दी बाबरी मस्जिद के चारों तरफ। अब आते हैं अपने आज के मुद्दे पे, नींव से नभ तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह सकते हैं कि उनकी सियासी क्षमता और समझ, उसके परे देखा जाए तो उनके मुकद्दर से लोगों को जरूर ईर्ष्या होगी। इतिहास में दर्ज हो चुका है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण की नींव रखी, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठान किया और अब ध्वजारोहण। बीजेपी और संघ परिवार को इस मुकाम तक लाने में उनका बड़ा हाथ है। मगर यह भी तय फैक्ट है कि 2014 में उनको एक काफी पकी हुई मजबूत पार्टी मिली थी। 1998 से 2004 के साल के बीच में वो सत्ता में गुजार चुकी थी। इन सालों में अटल बिहारी वाजपेयी की छवि और समझ के चलते गठबंधन की सरकार चली। बीजेपी का जो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का टैग था वो काफी धुल चुका था। हाँ, ये बात है कि मोदी ने उस टैग से आगे बीजेपी को एक अनअबैशेडली हिंदुत्व और नेशनलिस्ट पार्टी की छवि दी और उसके बाद एलाइज को एक कंडीशन ऐसी क्रिएट करी कि वो एक्सेप्टेबल भी हो गई, यानी पॉलिटिकल टर्फ जो थी वो बदल दी। मगर एक वक्त ये भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी सरीखे नेता पार्टी को 1984 की 2 लोकसभा सीटों से बड़ी दूर तक ले आए थे, देश की नंबर 2 पार्टी बनाया। मगर इस दूरी को तय करने में कई लोग कहते हैं कि 1992 में दिसंबर 6 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का गिराया जाना एक बड़ा फैक्टर था। मगर नहीं, वो फैक्टर था, मगर वो एक सेटबैक भी था। लेकिन बीजेपी को आगे बढ़ाने में एक और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, वो था कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन यानी पतन। वो 1989 में हुआ था। उत्तर प्रदेश की सरकार गई, दिल्ली में बहुमत से ऐसे खिसकी कि 1984 के 2/3 बहुमत के बाद से आज तक वो कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं जीत पाई, यानी 583 की आधी सीटें नहीं मिली। और उसमें से एक इवेंट अगर कहा जाए कि सबसे अहम था, वो था 9 और 10 नवंबर 1989 में राम मंदिर के लिए अयोध्या में हुआ शिलान्यास। अयोध्या के शिलान्यास ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश का तख्ता बदल दिया, देश की राजनीतिक हवा और दशा बदल दी। अयोध्या की ताकत का देश की राजनीति को बदलने का स्पष्ट प्रमाण पहली बार सामने आया। राम मंदिर के निर्माण ने लंबा फासला तय किया है साहब। सोचिए, मैं बात कर रहा हूं 9-10 नवंबर 1989, 36 साल का अंतराल है। फाउंडेशन स्टोन यानी शिलान्यास और कंप्लीशन 25 नवंबर 2025 के बीच। आज राम मंदिर के पक्षधर रही बीजेपी को देश में उसकी एक हनक है। मगर जिस समय मंदिर की नींव रखी गई थी 1989 में, तब बीजेपी एक बहुत बुरे सियासी काल में फंसी हुई थी। 1987 में हुआ ये कि सीरियल रामायण आया। कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी। देश में एक रामधुन बजने लगी। आम नागरिक ही नहीं, नामी गिरामी लोगों ने इस धुन को आगे बढ़ाया। अब देखिए, संगीतकार रविंद्र जैन ने क्या किया। उन्होंने गीत गाया, अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहां राम भगवान। उसके बाद एक और गीत जबरदस्त हिट हुआ और उसने वीएचपी और संघ परिवार की एक मुहिम को बहुत पंख दे दिए। वो क्या गाना था? 5 रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम। 1989 के पहले महीने से इशारा मिल रहा था कि अयोध्या में आगे क्या होने वाला है। असल खेल शुरू हुआ उस साल फरवरी में प्रयाग में। इलाहाबाद था उस समय, माघ मेला था। वो मेरा पहला ऐसा मेला था जो कि मैंने एक पत्रकार के तौर पे जहाँ पे ऐसा बड़ा चीज़ कवर किया था। इसमें पहली बार संघ परिवार खास करके वीएचपी ने मोबिलाइज किया साधु और संतों को राम मंदिर के लिए। माघ मेले में तीसरी धर्म संसद थी। इस धर्म संसद में
देवरा बाबा जैसे इन्फ्लुएंशियल जो साधु थे वो भी मौजूद थे। देवरा बाबा नेताओं के बड़े फेवरेट बाबा हुआ करते थे, वृंदावन में आश्रम था। दिगंबर अखाड़े के परमहंस रामचंद्र दास की अध्यक्षता में हुई इस धर्म संसद ने एक ऐलान कर दिया, साधुओं को मिलाया गया जिससे रिलीजियस जो लोग हैं उनको जोड़ करके उनके थ्रू मैसेजिंग किया जा सके। मैसेज ये दिया गया, फैसला ये हुआ कि 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। 25 करोड़ की लागत उस समय नागर शैली के एक मंदिर बनाने के लिए एक प्रस्तावित मंदिर के रूप में धर्म संसद ने मंजूरी दे दी। बीजेपी ने फिर क्या किया, जून 9 और 11 के बीच 1989 में हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई और इस आंदोलन का समर्थन कर दिया। यानी पॉलिटिकल कमिंग टुगेदर हो गया एक वीएचपी के कार्यक्रम का। राम जन्मभूमि का मुद्दा पहली बार बीजेपी के एजेंडे में फॉर्मली शामिल हुआ, यानी यात्रा वगैरह अडवाणी की बाद में हुई। ये मामूली बैठक नहीं थी साहब। मुझे याद है कि बीजेपी ने मांग करी थी कि विवादित ढांचा, यानी बाबरी मस्जिद जिसको वो विवादित ढांचा कहते थे, वो बीजेपी और वीएचपी को दे दिया जाए मंदिर बनाने के लिए। उस समय पे ये कहा गया था कि यह मामला कानूनी रास्ते से नहीं सुलझा, भले ही आज बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त हुआ है। आम जन को मालूम नहीं है और बीजेपी भूल चुकी लगती है कि आज जहां पे मंदिर बना है, आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस मुखिया मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो मुख्यमंत्री और गवर्नर हैं यूपी के, जहां वो चल रहे थे, वहां मंदिर जहां बना है वहां वीएचपी के अशोक सिंघल और उस समय संघ के बड़े विचारक नेता मोरोपंत पिंगले की सोच और पसीना बहा है। ये बहुत अहम लोग हैं इस मूवमेंट के। वीएचपी के और भी तमाम नेता थे, आरएसएस के तमाम नेता थे, मगर अशोक सिंघल जो कि उस समय सचिव थे, सेक्रेटरी जनरल थे वीएचपी के, और पिंगले साहब के लिए कहा जाता है कि वो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। उससे पहले वो यात्राएं निकाल चुके थे और यही वजह थी कि इस मंदिर मुद्दे में अगर ब्लूप्रिंट दिखता है रामशिला का, बाद में आयोजन का, उस पे मोहर थी मोरोपंत पिंगले की। इसी वजह से मोरोपंत पिंगले को राम जन्मभूमि आंदोलन का फील्ड मार्शल या पेशवा पिंगले कहा जाता है आज तक। पिंगले ने आइडिया दिया, मोरोपंत पिंगले ने, कि शिला पूजन और शिला यात्रा होनी चाहिए। इसके तहत पूरे देश में श्री राम नाम लिखी हुई ईंटों को पूजा करके लाखों गांव से अयोध्या लाई जानी थी, गाजे बाजे के साथ शिलान्यास के लिए। इस आयोजन ने राम मंदिर मुद्दे को एक छोटे वर्ग की मांग से मास मूवमेंट बना दिया। इन शिलाओं के पूजन और यात्रा के दौरान भागलपुर और बिजनौर में दंगे हुए, लोग आहत हुए क्योंकि मुस्लिम इलाकों से गुजरती थी तो शोर होता था, उससे झगड़े हुए। अब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। दिल्ली में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी। कांग्रेस सरकार शिलान्यास और शिला पूजन के महत्व को आंकने और उन्हें रोकने में ही विफल नहीं रही। एक्चुअली उस समय पे कांग्रेस ने शातिर बनने की कोशिश करी। शाहबानो मामला हुआ था, उसके चलते कांग्रेस को डर यह था कि मुस्लिम अपीजमेंट और हिंदू वोट खोने का कांग्रेस को डर था। 1986 में बाबरी मस्जिद के ताले जब पूजा के लिए खोले गए एक कोर्ट के द्वारा, मगर कहा, ये सब जानते हैं, व्हाट वी कैन से इज इट्स अ बेस्ट केप्ट सीक्रेट, कि उसको खुलवाने में कांग्रेस का बड़ा हाथ था। और ये कांग्रेस का उस समय का बहुत बड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड था। बाद में बैकफायर किया, बताऊंगा आपको कैसे। कांग्रेस खुले में विरोध राम मंदिर और रामशिला यात्रा तमाम चीजों कर रही थी, शिलान्यास का, मगर पर्दे के पीछे वीएचपी को ढील देने लगी थी। इस कार्यक्रम को लेकर के उसकी ना धीरे धीरे छुपी हुई हां बनने लगी थी, ये सोच के कि मंदिर मुद्दे पे अगर शिलान्यास जैसी चीज हो जाती है पीसफुली, तो उसके राज में ऐसा हुआ है, इससे उसे हिंदू वोट का फायदा होगा, कम से कम हिंदू वोट खिसकेगा नहीं बहुत ज्यादा। अब इसमें क्या हुआ कि यूनियन होम मिनिस्ट्री जो थी, बूटा सिंह उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने देश में सितंबर 30 के बाद से जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनको इग्नोर किया, नजरअंदाज कर दिया। नवंबर में लोकसभा के चुनाव होने थे, यानी हम बात कर रहे हैं 9-10 नवंबर 1989 की, जब शिलान्यास तय हुआ, और 22 नवंबर को चुनाव होने थे, यानी
करीब 13 दिन का 12-13 दिन का फर्क था। तो पुलिस बल की उस समय बहुत किल्लत थी, क्योंकि चुनाव के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को लगाना पड़ता है। गृह मंत्री बूटा सिंह को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रास्ता खोजने के लिए लगाया, यानी उनके मार्को पोलो बने। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताकीद कर दी कि अयोध्या में विवादित भूमि पर स्टेटस को खराब नहीं होना चाहिए साहब। उन्होंने कोर्ट का कहना बार बार यही था कि वो जगह जहाँ पे बात हो रही है शिलान्यास की या आसपास का, वो सारा विवादित भूमि है और वहाँ का स्टेटस को, यानी कोई भी नई चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए। तब आया नवंबर 2। तब से वीएचपी ने सरकार का ढुलमुल रवैया देख करके आक्रामक तेवर अपनाया। वीएचपी भांप गई थी, अशोक सिंघल जैसा नेता भांप गई थी कि सरकार इस समय क्राइसिस में है। शाहबानो केस से वो विचलित है, वीएचपी के तेवर से विचलित है, हिंदू वोट खोने का डर है। तो उन्होंने क्या किया कि विवादित इलाके में एक हिस्से को कंट्रोल में ले लिया, कब्जे में ले लिया और वहां केसरिया झंडा गाड़ दिया। मामला बिगड़ता देख करके बूटा सिंह चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के नरेंद्र तिवारी से मिलने के लिए लखनऊ आए। मामला सुलट नहीं रहा था। बूटा सिंह ने राजीव गांधी से बात करी। बाद में जब मामला निपट गया तो हम लोगों ने बूटा सिंह से पूछा था कि क्यों अनुमति दी गई शिलान्यास को। तब उन्होंने कहा कि अनुमति तो तब दी गई थी जब ये तय हो गया था कि शिलान्यास की जगह विवादित ही नहीं है। मगर साहब, ये सबसे बड़ा पेच था मामले का, ये इतना आसान नहीं था। और यहीं केंद्र सरकार ने के दबाव में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट तैयार किया जिसमें विवादित इलाके को अविवादित डिक्लेयर किया गया और पथ प्रशस्त किया गया शिलान्यास की जगह। अब मैं बताता हूं किस जगह से, किस तरीके से। जिस नक्शे के आधार पर एडवोकेट जनरल ने राय दी बूटा सिंह को, वो सही ना था, ठीक नहीं था। यानी बताया जाता है कि हमको उस समय बताया गया कि इट वाज नॉट टू स्केल, यानी एक मैप में, एक चित्र में, मैप में जब हम देखते हैं किसी नक्शे में, तो जब बाउंड्रीज ड्रॉ होती हैं तो वो स्केल के हिसाब से होती है, यानी 1 सेंटीमीटर मतलब 100 फीट, वो स्केल में फिट नहीं था। राज्य सरकार ने कहा कि वीएचपी का कब्जा विवादित प्लॉट नंबर 586 पर था, वो कब्रिस्तान की जमीन थी। मगर बूटा सिंह ने यहां खेल किया और वीएचपी को पहला कंसेशन या डिस्काउंट दे दिया। उन्होंने ये कहा कि वीएचपी रामशिला यात्रा की पहले तो डिटेल दे दे। वीएचपी ने कहा कि कोई गड़बड़ नहीं करेंगे और यानी उनसे एक हलफनामा लिखवाया गया जिसपे कहा गया कि हम रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई उत्तेजना नहीं फैलाएंगे, किसी बस्ती से गुजरते हुए दंगा फसाद नहीं करेंगे। इस डॉक्यूमेंट को साइन किया वीएचपी के लीडर अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ जो योगी आदित्यनाथ के गुरु थे गोरखनाथ मठ में, नृत्य गोपाल दास और दाऊ दयाल खन्ना। इसमें बूटा सिंह और एनडी तिवारी मौजूद थे। इन दोनों ने वीएचपी से हलफनामा लिखवाया। अब विवादित हिस्सा जो था वो अविवादित हुआ। कैसे? जबकि यानी शिलान्यास सेरेमनी जो थी, जो हुई थी 9 और 10 को, उसकी क्लियरेंस अयोध्या का जो स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसने नहीं दी थी। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जब हमने बात की थी, वो आर श्रीवास्तव थे, आर श्रीवास्तव, उन्होंने कहा था कि हर मीटिंग में राज्य के जो अफसर थे उन्होंने वार्निंग दी थी कि एक बार अगर ईंटें विवादित स्थल के पास पहुंच गईं या अयोध्या आ गईं, उसके बाद शिलान्यास को रोका नहीं जा सकता। मगर सरकार ने, केंद्र सरकार ने वोट के लालच में इस चेतावनी को इग्नोर कर दिया। अब फैसला चुनाव की दृष्टि से लिया गया था। इधर कई दिनों से हजारों हजार लोग सिर पर शिला रख करके अयोध्या पहुंच रहे थे। लगभग 3 लाख गांव में रामशिला पूजन हो चुका था। वीएचपी 6500 ब्लॉक में देश के पहुंची, 6500 ब्लॉक में। मोरोपंत पिंगले की लीडरशिप में एक ब्लॉक में 1 लाख की आबादी मानी जाती थी। 30 सितंबर से देश भर में विश्व हिंदू परिषद का शिला पूजन कार्यक्रम चालू हुआ। पूरे देश में 22 राज्यों को 11 क्षेत्रों में बांट दिया गया। हर गांव से एक ईंट की पूजा होनी थी। पूजित ईंट एक रथ में रख करके जिला गाजे बाजे के साथ, यानी रथ हो, टम्पो हो, यानी सजा करके जिला मुख्यालय पे आनी थी। राज्य मुख्यालय से होते हुए अयोध्या पहुंचाने की योजना बनी थी। 5 नवंबर तक सभी शिलाओं को अयोध्या पहुंचना था। लोकल ईंटें जो थी वो, ये खास ध्यान दिया गया था कि लोकल मिट्टी से बने, जिससे कि लोकल फ्लेवर आए कि पूरे देश से आई हैं।
लोकल मिट्टी से बनी इन ईंटों को केसरिया कपड़ों में, शनील के, कॉटन के, जरी लगे उनमें लपेट करके रख में रखा गया। बहुत साज श्रृंगार से एक एक ईंट लाई गई। अब एक ईंट कई हजार लोगों द्वारा पूजित थी। इस दौरान 600 पूरे देश में छोटी रामशिला यात्राओं के बाद 5 बड़ी रामशिलाएं यात्राएं अयोध्या के लिए प्रस्तावित की गई। यानी 600 छोटी यात्राएं, 6500 ब्लॉक से, 3 लाख गांवों से, और उसके बाद मुख्य अयोध्या में लाने के लिए 5 यात्राएं। कोई 6 करोड़ लोगों ने रामशिला का पूजन किया रस्तों में, तमाम जगह। 5 नवंबर से देश भर में पूजित शिलाएं अयोध्या में पहुंचनी शुरू हो गई थी। रामशिलाएं लाने के लिए 40,000 गाड़ियों की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की। शिला यात्रा में कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए सरकार ने 10 टेम्पररी पुलिस चौकियां बनाई थी अयोध्या के अंदर। 10 टेम्पररी पुलिस स्टेशंस वर क्रिएटेड। शिला यात्राओं को अयोध्या में पहुंचने में सरकार की मदद यानी साफ था कि हो रही है। उधर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और विश्व हिंदू परिषद के बीच एक नई इंटरेस्टिंग चीज होती है कि बूटा सिंह बातचीत कर रहे थे मगर कोई डील नहीं हो पा रही थी, और उसमें मध्यस्थता में कूदे बीच में उसमें एक नई शख्सियत उस मध्यस्थता की भूमिका में उतरे। उनके लिए राजीव गांधी और विश्व हिंदू परिषद के बीच में वृंदावन के देवराहा बाबा के में राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की अटूट आस्था थी। तो 6 नवंबर को राजीव गांधी वृंदावन पहुंचे बाबा से मिलने के लिए। देवरा बाबा यूजुअली मचान पे बैठते थे, ज़मीन पे पैर नहीं रखते थे, और वो एक टांग उनका रहता था, तो लोग जिसके सर पे रख देते थे वो अपने को मानता था कि आशीर्वाद और प्रसाद मिल गया। देवरा बाबा ने राजीव गांधी को कहा मंदिर बनना चाहिए। ये ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप शिलान्यास करवाएं। अब असली पॉइंट ये था कि मामला शिलान्यास का ही नहीं था, मामला ये था कि शिलान्यास कहाँ पे हो। वहाँ पे देवराहा बाबा ने इंस्ट्रक्शन दिए कि शिलान्यास की जगह जहाँ है, जहाँ वीएचपी ने क्लेम किया है, वहीं कराई जाए, जगह को ना बदला जाए। अब सरकार को कह दिया राजीव गांधी को, मगर शिलान्यास कहाँ होगा इस पर सरकार तब भी चुप थी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के सामने 5 फुट चौड़ी 7 फुट लंबी जमीन को घेर लिया था और उसमें झंडा गाड़ दिया था। उधर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कोर्ट में अर्जी दे दी थी कि जिस जगह वीएचपी ने झंडा गाड़ा है वो विवादित है। राज्य सरकार ने भी अदालत में यही बात कह दी थी। एनडी तिवारी और बूटा सिंह की इस पर पट नहीं रही थी। राज्य सरकार चाहती थी कि शिलान्यास हो तो जाए, मगर जगह बदल दी जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सरकार ने परिषद को बगल के प्लॉट नंबर 576 पर खाली जमीन दिलाने की पेशकश कर दी। विश्व हिंदू परिषद ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, जबकि वीएचपी के कब्जे में जमीन से महज ये 7 गज दूरी पे थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष डिवीजन बेंच कह चुकी थी कि भूमि विवादित थी, मगर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 8 नवंबर को गृह मंत्री बूटा सिंह को फिर लखनऊ भेजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, उनको उस समय पे दिल्ली में अगर आप लोगों को याद हो, उनको न्यू दिल्ली तिवारी बोलते थे। एक बार उन्होंने एक कांग्रेस के परिवार के बड़े नेता की चप्पल भी उठा ली थी। कांग्रेस के आकाओं को चापलूस माने जाते थे, मगर विवादित जमीन देने को वो तैयार नहीं थे, क्योंकि पॉलिटिकल उनका करियर जेपरडाइज होता था। खेल तब हुआ जब गृह मंत्री के दबाव में चलते फैजाबाद में डीएम ने नक्शे में जांच करके ये कह दिया कि शिलान्यास वाली जगह का हिस्सा विवादित नहीं है, यानी विवादित जमीन है मगर जिस जगह पे वो प्लॉट है वो विवादित नहीं है, यानी बाकी प्लॉट जो है वो 586 नंबर विवादित है। जफर जाब जिलानी जो थे, सालों तक उन्होंने ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लिए केस लड़ा। उनसे उस समय पे मेरी पहली मुलाकात हुई जब ये फैसला आने वाला था और डीएम की मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि दिस इज अ मॉकरी ऑफ जुडिशरी। द सेम गवर्नमेंट कॉल्स इट डिस्प्यूटेड लैंड ऑन November 6th एंड अनडिस्प्यूटेड द नेक्स्ट डे। एक दिन कह रही है कि डिस्प्यूटेड है, अगले दिन कह रही है अनडिस्प्यूटेड है। उन्होंने बताया कि सरकार एक ही प्लॉट नंबर 586 के 2 हिस्से कर रही है, एक विवादित हिस्सा और एक अविवादित, जबकि वो है एक ही प्लॉट जिस पर कब्रिस्तान है। 1989 नवंबर के 1 तारीख से हम लोग अयोध्या और लखनऊ के बीच में अप डाउन कर रहे थे। हम पहुंचे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के दफ्तर में।
वहाँ पे शिलान्यास को रोकने के लिए फैज़ाबाद की एक टाटशाह मस्जिद है, वहाँ पे एक आपात बैठक बुलाई गई थी। शिलान्यास रुकवाने के लिए एक्शन कमेटी के नेता सैयद शहाबुद्दीन फैज़ाबाद पहुँचे थे। उसके बाद जनमोर्चा के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो शिलान्यास रुकवाने के लिए अयोध्या पहुँच गए। यानी काफ़ी आपाधापी रही। उस समय तो वीपी सिंह तमाम कहते रहे कि वो शिलान्यास नहीं होने देंगे, और लेकिन हम लोग ये देख रहे थे कि जम करके खुल करके कोई सामने आने को तैयार नहीं है शिलान्यास के लिए। इतना दबदबा विश्व हिंदू परिषद ने और राम नाम का वहाँ जमा दिया था। अयोध्या पहुंचकर उन सबने राजीव गांधी से सवाल पूछे कि क्या सरकार विश्व हिंदू परिषद की प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी है। उस दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी शिलान्यास के विरोध में एक रैली निकाली थी। फैज़ाबाद में सीपीएम की जड़ें काफ़ी गहरी थी उन दिनों। कानपुर, फैज़ाबाद जैसे शहरों में बड़े नेता हुआ करते थे। मज़े की बात यह है, मैं आपको बताऊं, कि राम जन्मभूमि मंदिर के जो सरकारी पुजारी थे, सरकारी पुजारी राम जन्मभूमि मंदिर जो था, यानी जो बाबरी मस्जिद के अंदर चल रहा था, उसके थे पुजारी बाबा लालदास। वो भी सीपीएम के कार्ड होल्डर थे। बहरहाल वो जो चाल चली गई थी कि एक प्लॉट को 2 हिस्सों में बांट करके डिवाइडेड अनडिवाइडेड, उस बेसिस पर, जिसे कहते हैं ना कलम की चोट पे, उस इलाके को, ज़मीन को जहां विश्व हिंदू परिषद ने कब्जा किया हुआ था शिलान्यास के लिए, उसको अनडिस्प्यूटेड, अविवादित डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद वहां पे परमिशन दे दी गई कि आप चलाइए। फिर आया कसौटी का दिन, नवंबर 9 का सुबह करीब 8 लाख भक्तों की अयोध्या में भीड़ थी। जिस तरफ जाइए लोग नहीं, ज़मीन नहीं दिख रही थी। भयंकर पुलिस प्रेजेंस थी। मगर आप ये सोचिए कि 8 लाख की भीड़ के सामने जितनी भी पुलिस ले आइए, वो भीड़ के आगे जीरा भर थी। बजरंग दल ने धमकी दी थी कि अगर किसी तरह की रोक टोक हुई शिलान्यास में तो वो बाबरी मस्जिद पर हमला कर देंगे। उस समय पे एक नया नेता उभर के आ रहा था, बहुत तीखे भाषण देता था और गर्म तेवरों से भक्तों में मशहूर था, विनय कटियार। अब इसके चलते बाबरी मस्जिद के चारों तरफ सरकार ने 2 कांटेदार तारों का घेरा बनाकर रेत की बोरियां लगा करके वॉच टावर्स और गार्ड टावर बना दिए। विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं अशोक सिंघल, उस दिन 9 नवंबर 1989 पहली बार मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। सुबह 6 बजा था और किसी तरह से उनको पकड़ लिया, तो उनको मुझ पर शायद थोड़ी दया आ गई कि इतनी सवेरे उठ के आया, हल्की ठंडी के दिन थे। उन्होंने बताया कि शिलान्यास की पहली ईंट जो है ना, ये मेरे लिए अच्छी खबर दी थी उन्होंने, पहली ईंट जो है वो कामेश्वर चौपाल नाम के बिहार के एक दलित नेता रखेंगे 10 नवंबर को। ये खबर इंटरेस्टिंग थी। ये संघ परिवार का बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का इशारा था। उस समय पे मदुरई के एक इंसिडेंट को लेकर के दलित वोट में चर्न था। बीजेपी को अपर कास्ट की पार्टी बोला जाता था, बनिया ब्राह्मण पार्टी की गूंज थी। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करी। बीजेपी के एक नेता थे रामेश्वर उरांव, वो चौपाल से बात एक दिन पहले कर चुके थे। दोनों बहुत उस दिन हमको नर्वस दिखाई दिए। यानी तय हुआ था कि चौपाल जो हैं वो ईंट रखेंगे। अब ईंट लेकर आए बड़े नेता शिलान्यास की जगह पर बैठे थे। जब हम वहाँ पहुँचे जहाँ शिलान्यास होना था, सामने बाबरी मस्जिद दिख रही थी। एक तरफ काफ़ी तादाद में पुलिस वाले थे और था अपार भक्त समूह, चारों तरफ से धक्का मुक्की हो रही थी। स्वामी चिन्मयानंद जो थे वो पूरी प्रक्रिया के मुखिया थे, यानी मास्टर ऑफ सेरेमनीज जिन्हें कहा जाएगा। वो बाद में आपको याद हो तो वाजपेयी सरकार में मंत्री बने थे। राजमाता विजय राजे सिंधिया थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्रैंडमदर। मोरोपंत पिंगले थे, चंपत राय थे। चंपत राय काफ़ी यंग थे उस समय। आज वो मंदिर निर्माण के सर्वे सर्वा हैं। उनको तमाम प्रेस स्टेटमेंट, तमाम चीज़ों में, घोषणाओं में आप देखते हैं। 9 नवंबर 1989 को 9:33 पर भूमि पूजन और नींव की खुदाई शुरू हो गई। 9:33 9 नवंबर। अब उस समय क्यों चुना गया? क्योंकि उस समय पे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का समय बिल्कुल अनुकूल माना गया था ऐसे किसी प्रयोजन के लिए। ये जगह प्रस्तावित जो नक्शा, मंदिर का नक्शा था, अगर आज देखें तो जो सिंह द्वार है वहां पे थी। यानी ये एग्जैक्ट गर्भगृह जो था वहां नहीं है, ये सिंह द्वार की जगह था। महंत अवैधनाथ, जो मैंने कहा योगी आदित्यनाथ के गुरु थे, उन्होंने सबसे पहला फावड़ा चलाया था शिलान्यास के लिए। उसके बाद स्वामी वामदेव जो हैं, उन्होंने वहाँ पे पूजन किया।
दिगंबर अखाड़े के परमहंस रामचंद्र दास, जो कि बाद में बाबरी मस्जिद गिराए जाने में और उसके बाद में जो नेगोशिएशंस होते थे, कोर्ट केस होते थे बाबरी मस्जिद गिराने में, उसमें सबसे प्रमुख सिग्निफिकेंट चेहरा दिखते थे उन्होंने। और सत्यमित्रानंद गिरी ने बारी बारी से खुदाई करी। उसके बाद खुदाई में मुझे याद है अशोक सिंघल कूदे, नृत्य गोपाल दास जी जो थे बाद में राम मंदिर न्यास के मुखिया बने वो थे, एच.वी. शेषाद्री, स्वामी चिन्मयानंद, रामानुजाचार्य, उन्होंने भी नींव की खुदाई करी। शिलान्यास वाली जगह पूरे समय सबसे गर्म तेवर अगर दिख रहे थे तो वो किसके थे? वो थे अशोक सिंघल, वीएचपी के नेता के। वो यानी वो मास्टर ऑफ सेरेमनीज, पूजा कोई करा रहा हो, लेकिन उस पूरे आयोजन का जो सूत्रधार थे, द कॉमन फैक्टर थे, वो अशोक सिंघल थे। ही वॉज अ लीडर। भीड़ धक्का मुक्की करके गड्ढे की तरफ कूदना चाह रही थी, जहाँ खुदाई हो रही वो भी खोदना चाहते थे, भले ही फावड़ा ना हो, हाथ से खोद दें। लेकिन अशोक सिंघल की डांट में इतना दम था कि एक डपट पे लोग रुक जाते थे। एक एक करके अगले स्टेप्स को हिदायत दे रहे थे अशोक सिंघल। एक 5/7/7 का वो गड्ढा था, उसके थोड़ी सी दूरी पे हम लोग सब खड़े हुए थे और उसके अंदर नेता आते जाते, साधु संत आते जाते, कुछ बाहर आते और ये मामला चलता रहा। कुल मिलाकर के वो मैं कहूँगा 7x7x5 का एक गड्ढा शिलान्यास के लिए तैयार हो गया। उसके बाद थम गया मामला। रात को हमने तमाम नेताओं से बातचीत करी और बातचीत के दौरान उन्होंने अपने प्लान बताए आगे। एक तरह का सेंस ऑफ ट्रायम्फ था विश्व हिंदू परिषद में कि विवादित, उनको भी पता था जमीन विवादित है, लेकिन सरकार को वो प्रेशराइज करने में सफल होकर के इस दूरी तक आ गए, क्योंकि इससे पहले दाल नहीं गल पाई थी। उस दिन उनके अंदर एक सेंस ऑफ ट्रायम्फ अलग था। अगले दिन 10 नवंबर को 1:40 पर नक्षत्र क्या था? जैसे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र था, वैसे ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शिलान्यास चालू हुआ। इधर विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं अशोक सिंघल 1989 में राम नाम की पहली ईंट सर पर रख करके चले थे कि बिहार के हरिजन नेता कामेश्वर चौपाल के हाथों से मंदिर की पहली शिला रखी गई। जब वो बाहर निकले पहली शिला रखने के बाद, तो उनके आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि राम आयोजन, जिस राम मंदिर की बात हम लोग बिहार में करते हैं, उसकी पहली शिला मैं रखूंगा। खासकर इसलिए भी कि दलित समाज से आते थे और सालों के शोषण का उनको दलितों के पता था। शिलान्यास से पहले 60 शिलाएं और पूजी गईं। गुरु ग्रंथ साहब की अरदास हुई, जैन बौद्ध प्रार्थना और नारे लगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये उद्घोष लगातार होता रह गया। उसी बीच में नींव में अष्ट धातु के कई सारे सर्प, वो पूजा शुभ माना जाता है, अष्ट धातु के कई सर्प भी डाले गए कि जब उसके ऊपर, नींव के ऊपर मंदिर बनेगा तो किसी भी डर या प्रकोप का उसको खतरा नहीं होगा। उसके बाद शिला रखने वालों की जो तांता लग गया, करीब 30-40 हजार शिलाएं आसपास रखी हुई थी। भीड़ आती रही, शांतिप्रिय तरीके से शिलाएं रखती रही और इस दौरान अशोक सिंघल का दबदबा और संघ के कार्यकर्ताओं का योगदान बहुत रहा। अशोक सिंघल ने एक और बहुत दूरगामी काम किया उस दिन। बची हुई जो रामशिलाएं थीं उसको इग्नोर नहीं किया गया। उन्होंने अयोध्या में ही एक जगह पर मंदिर की दीवार के रूप में उसको रखवा दिया। वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यशाला बनी। उसी कार्यशाला में एक मॉडल मंदिर रख दिया। वो उस अलख को जगाए रखने के लिए मंदिर की, कि जो बाहर से आएगा वो रामशिलाएं देखेगा, अयोध्या का मॉडल देखेगा। बाद में वहीं शिलाओं का जो पत्थर आता था उसकी कटाई छटाई और नक्काशी होती थी। हाँ, एक और बात बता दें कि नवंबर 1989 को राम मंदिर का शिलान्यास उस जगह से कुछ मीटर दूर हुआ जहां रामलला विराजमान थे। रामलला विराजमान बाबरी मस्जिद के अंदर थे ना, और वो गर्भगृह और वही जन्मस्थान माना जाता था। तो ये बाबरी मस्जिद से उस जगह रामलला विराजमान की जगह से दूर था। ये एक सिग्नल चला गया। मगर वो जो 5/7/7 का गड्ढा था, वो देश में जो सामाजिक समरसता का एक माहौल था उसका विरोधी बन गया। मजे की बात यह है कि वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट ने शांतिपूर्वक हुए विकास, जो शिलान्यास का कार्यक्रम था, उस पर बधाई दी। देखिए एक क्लिपिंग है उस टाइम की।
मगर उस गड्ढे और उसमें रखी गई ईंटों का कमाल देखिए कि देश भर में मजहबी रंजिश फैली। 3 साल बाद 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के ध्वंस में तब्दील हुई। अशोक सिंघल जी उस समय जनरल सेक्रेटरी थे विश्व हिंदू परिषद के। उन्होंने बाद में एक बार मुझे कहा था, इट इज़ क्लियर दैट नो अमाउंट ऑफ ब्लड लेटिंग will stop his cadres from constructing the Ram temple at the disputed site, which includes the 16th century mosque. यानी 16वीं शताब्दी की जहां मस्जिद खड़ी है वो विवादित है, लेकिन इसके बावजूद अब उनके कार्यकर्ताओं को वहां मंदिर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने तब कहा था कि शिलान्यास हैज टेकन प्लेस एट द सिंहद्वार एंड द सैंक्टम सैंक्टोरम, जो मंदिर का गर्भगृह है वो मॉस्क के अंदर होगा। शिलान्यास के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और संघ ने सरकार को झुका दिया था, मगर उसमें राजीव गांधी सरकार की नासमझी और सियासी लालच बड़ा फैक्टर थे। ऐसे नहीं झुकती हैं सरकारें। शिलान्यास का महत्व यह भी था कि पूरे विश्व से 1,67,000 रामशिला भारत लाई गई थी। इससे अयोध्या और मंदिर आंदोलन ने राजनीति में धर्म की भाषा और पहुंच बदल दी थी। The reach and language of politics had changed as far as religion and politics is concerned. आज़ादी के बाद लोकतंत्र में हिंदू रिवाइवल यथार्थ बन गया था। 22 नवंबर 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए ठीक 12-13 दिन बाद। उसमें क्या हुआ, और वो सबसे टेलिंग कमेंट्री है कि अयोध्या में कितना दम है, शिलान्यास में कितना दम था, और राम नाम पे की गई राजनीति में कितना दम था। भारतीय जनता पार्टी की 1984 में 2 सीटें आई थी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो 85 पे पहुंच गई। कांग्रेस 414-15 लेकर के 1984 में आई थी। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और उसके कारण सिंपैथी वेव के चलते कांग्रेस को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला था। वो पार्टी 197 पे लुढ़क गई, यानी 217-18 सीटें कमाई कांग्रेस पार्टी की। 1984 के मुकाबले उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी कोई अलग नहीं हुआ। कांग्रेस को 175 सीटों का नुकसान हुआ, वो 94 सीटें जीत पाई। मुलायम सिंह यादव जनता दल के नेता के रूप में उभरे और मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर के आज तक आप गौर करिए कि 1989 इज अ टर्निंग पॉइंट। तब से लेकर के आज तक लोकसभा में कभी भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। इट हैज नेवर टच 272, और ना उत्तर प्रदेश में उसने 100 सीटों का आंकड़ा पार किया। यानी शिलान्यास के मामले पर कांग्रेस ने क्या किया था कोशिश, शाहबानो मामले पे बदनाम हुई थी हिंदुओं में, अब उनको लगा था कि बदनामी होगी। उन्होंने उसको कवर करने के लिए 3 चीज़ें करी। 1986 में बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए, पूजा अलाउ करी। 1989 में राजीव गांधी ने अपना कैंपेन लोकसभा का अयोध्या से शुरू किया। और तीसरा, जानबूझ करके विवादित जगह को अविवादित डिक्लेयर करा करके शिलान्यास होने ही नहीं दी, करवाई वर्चुअली। यानी कांग्रेस चली थी चौबे बनने और दूबे बन के लौटी। अब मुहावरा क्या है ऐसी चीजों में कि खाया ना पिया, गिलास तोड़वाया 8 आना। और कांग्रेस के उस पतन से शुरू हुआ था 1989 में बीजेपी का उदय। आप अगर डेटा उठा करके देख लीजिए, गूगल सर्च करिए कि उसके बाद से कांग्रेस यहां जाती रही, बीजेपी यहां उठती रही। जो आज राम मंदिर के प्रांगण में आपको बीजेपी का दबदबा परवान चढ़ता दिखा है ना, वो उसकी जड़ कहीं अगर आप देखेंगे तो वो 1989 में है। तुलसीकृत रामचरितमानस में अयोध्या को परम धाम देने वाली मोक्षदायिनी बताया गया है। यानी जो जीव अयोध्या में अपना शरीर छोड़ते हैं उन्हें फिर से इस संसार में आने की जरूरत नहीं है। महर्षि तुलसीदास कहते हैं, राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानि जग जीवन अपारा, अवत तजें तहु नहीं संसारा। मगर अयोध्या की को कलयुग में एक नई ख्याति मिली है, राजनीति में यशदायिनी की। नई श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। आज का ध्वजारोहण संघ परिवार द्वारा जगाई गई एक नई अलख है। इसीलिए मैंने अपने कार्यक्रम का शीर्षक जो मैं कहना चाहता हूं वो है नींव 1989 की और नभ 1925 का। इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ रहने के लिए, इतना समय बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।